हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, क्लास 11th का हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ लास्ट वीडियो में, आपने देख लिया होगा आई होप। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, धीरे धीरे करके देखिए हम अपने चैप्टर्स की तरफ इंक्रीज़ कर रहे हैं चीज़ों को। फिर क्लास 12 आएगी और उसके बाद में हम जो प्रॉपर जो हमारा एडवांस लेवल का इकॉनमी है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, कल हमने देखा था कि किस तरह से जो चैप्टर 2 है उसमें थोड़ी सी एक झलक दे दी थी किस चीज़ की, एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। अब ये जो चीज़ है, ये जो कंपोनेंट है एलपीजी, इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसका पूरा चैप्टर ही आया है। और एलपीजी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए होता क्या है, 1991 में के इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं हमारे इंडिया में। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से आता है, जो एक्सटर्नल डेट है मतलब उसके रिलेटेड जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आते हैं। उसमें नंबर वन जो पॉइंट है, हम इतने एबल नहीं होते कि हम अपनी जो रीपेमेंट है वो कर पाएँ। और मतलब जो भी हमने बोरो किया हुआ था बाहर से, ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट ये हो गया। नंबर टू था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो भी हमारे क्या हो चुके थे, लो हो चुके थे। और जिसको हम मेंटेन करते थे टू इम्पोर्ट दी पेट्रोल, ठीक है, या फिर और भी इंपॉर्टेंट आइटम। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें रुपीज़ नहीं होते, रुपीज़ वाली चीज़ को छोड़ के बाकी सारा कुछ इसमें आ जाता है। जितनी भी करेंसी रहती है इसमें एसडीआर ये वो भी आता है, वो हम एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूजली हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें हम इंपोर्ट, जिसमें हम पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं तो पैसे वहाँ से लेते हैं। तो वो भी जो चीज़ है वो हमारी ख़त्म होती हमें दिखाई दे रही थी। तो होता क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं ना, कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो हमें डॉलर में पे करना होता है। तो हमारे पास मतलब क्या हो गया, डॉलर्स नहीं थे और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा था। वॉट आई मीन टू से, यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ पे कोई और फॉरेन कंट्री है, हम बाहर से सामान तो मंगा रहे हैं, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या देना होगा, उनको डॉलर्स पे करने होंगे। ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट हमारा कुछ हो नहीं रहा, अगर एक्सपोर्ट नहीं होएगा तो हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो कंडीशन है, बड़ी एक क्राइसिस की कंडीशन उस टाइम पे बन चुकी थी। अभी सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, एक्सपेंडिचर जो था वो इंक्रीज हो गया था, मतलब इनकम से। एक्सपोर्ट हो नहीं रहा तो हो क्या गया कि जो गवर्नमेंट है वो बोरो करेगी फाइनेंस, ठीक है, बाहर की कंट्री से, जो घाटा है मतलब जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए। अब ये घाटा आया कैसे, डेफिसिट आया कैसे, हमारा यहाँ पे हमने देखा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया राजे, और जो इनकम थी हमारी वो क्या हो गई जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने समझनी है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इस चीज़ को देखते हुए आपको ये भी पता है कि जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि यार बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था, तो उसको डेवलप करने के लिए भी हमें चीज़ें चाहिए थी। तो जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके लिए हम देखते हैं, रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह से रेवेन्यू की जो मतलब उसको चीज़ को तो डेवलपमेंट तो करनी थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी थी, पॉवर्टी थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। लेकिन हमारे पास में जो हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी पहले से लेकर आ रहे थे, या गवर्नमेंट पहले लेकर आई या बाद में लेकर आई, या फिर कोई भी चीज़, तो उससे हमारा कोई एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि भाई जो टैक्सेशन भी हम कर रहे थे उससे भी हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि अवर फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज स्पेंट ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड्स। मतलब जो अगर हम बाहर से कोई चीज़ें ले भी रहे थे, बोरो भी कर रहे थे, वो हमारी खुद की कंजम्पशन में यूज़ हो रहा था, ना कि किसी डेवलपमेंट में, कि कोई डेवलपमेंट हो कंट्री में और हमारी जो कंट्री है इस क्राइसिस से निकल पाए। तो एट द एंड नंबर 3 पॉइंट हमारा क्या आता है कि ऐसा हुआ क्या था एट लेट 1980s। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, पहली चीज़ तो आपने जो याद रखनी है, जो मैंने मार्क किया है, जो बोल्ड किया है, वही आप पढ़ लेना और समझो बस वीडियो में, कि जो प्राइस था एसेंशियल गुड्स का वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और जो इम्पोर्ट थे वो भी क्या हो रहे थे, बहुत ही हाई रेट पे ग्रू हो रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो एक्सपोर्ट था वो हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। तो हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज नहीं थे टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू द इंटरनेशनल लेंडर्स। ठीक है जी, जिन्होंने बाहर से हमें चीज़ें दी थी, पैसा भी दिया था, उनको भी तो वापस करना था, वो वापस करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम थी हमें दिखाई दे रही थी। तो नंबर 4 पॉइंट हमारा क्या आता है, तो हमने क्या सोचा कि हम आईबीआरडी, मतलब जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, वैसे वर्ल्ड बैंक में 5 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी हम आईबीआरडी और आईडीए को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो इंडिया ने अप्रोच किया किसको, आईबीआरडी को प्लस
इंडिया ने अप्रोच किया आईएमएफ को, ठीक है। दोनों को अप्रोच करके बोला कि भाई मुझे क्या दे दो, लोन दे दो आप, ताकि इस जो क्राइसिस है उससे मैं क्या कर सकूं, उस क्राइसिस को मैनेज कर सकूं। और लोन कितना चाहिए, वो कहते जी हमें, इंडिया कहता हमें लोन चाहिए जी $7 बिलियन का मिनिमम लोन तो हमें दे दो, ताकि हम क्या कर सके, ये जो प्रॉब्लम हमारी कंट्री में आए हम उस चीज़ को ठीक कर पाएँ। लेकिन होता क्या है, तो देखा ये जाता है राजे इस चीज़ में कि जब वो लोन दे रहे थे उन्होंने एक कंडीशन रख दी। अगर वो कहते कि आप लोन तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लोन वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, बट आपको एक काम करना पड़ेगा, अपनी जो इकोनॉमी है उसको क्या करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा। आपको जो टैरिफ्स आपने लिखा रखे हैं, आप दूसरे का जो मतलब जो गुड्स हैं या सर्विसेज है बाहर से कम आने देते हो, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाते हो, या फिर जो आपकी इकोनॉमी है वो थोड़ी गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, कैपिटलिज्म ओरिएंटेड नहीं है, तो वो जो सारी चीज़ें आपको वो सारी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मतलब हमारी जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है उसको क्या करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने ये बात बोली यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसी वे से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है, इंडिया उसकी बातों को मान जाता है और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करता है, अनाउंस करता है। एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करता है, अनाउंस करता है। इंडिया एग्री कर जाता है इस कंडीशंस पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जो दिया, और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है। अब इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी में होता क्या है, दो मेजर्स आते हैं। नंबर 1 स्टेबलाइजेशन था और नंबर 2 था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। नंबर 1 है जी स्टेबलाइजेशन मेजर और नंबर 2 है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। इसमें जो नंबर 1 मेजर है हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर, देखो ये तो था कुछ शॉर्ट टर्म मेजर हम बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर अजय इस चीज़ को हम बोल सकते हैं जो स्टेबलाइजेशन मेजर था। इसमें हमने मेनली क्या करना था कि हमने मेंटेन करने थे सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और जो राइजिंग प्राइजेस था, है ना, जो प्राइस राइज कर रहे थे हमने उसको क्या करना था, अंडर कंट्रोल करना था। तो ये चीज़ थी स्टेबलाइजेशन मेजर में। लेकिन नंबर 2 यहाँ पे हम क्या देखने को हमें मिलता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर में क्या था, लॉन्ग टर्म मेजर्स, और लॉन्ग टर्म मेजर्स में उन्होंने बोला आपको क्या करना है, एलपीजी करना है। अब एलपीजी ये कोई गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है। एलपीजी का मतलब होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो एलपीजी है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ आती है, प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या चीज़ आती है और ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या आती है। लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ में, मतलब जब हम लिबरलाइजेशन पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं वो भी चीज़ बताऊंगा जो पहले नहीं थी, है ना, जैसे कि लाइसेंस बहुत ज़्यादा लेने पड़ते थे या फिर परमिशंस लेनी पड़ती थी, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो लिबरलाइजेशन में सबसे पहली जो चीज़ आती है ये जो था कि रिस्ट्रिक्शंस थी जो, उसको हमने एक तो क्या करना था, एंड करना था, नंबर 1। ये चीज़ हमारी आती है लिबरलाइजेशन में, और इसमें पॉइंट्स आते हैं डिफरेंट। इसमें नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो आता है डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको हमने डी रेगुलेशन करना है। मतलब पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड था। मैं पहले की आपको चीज़ बता रहा हूँ कि जो पहले वाला इंडस्ट्रियल सेक्टर था इट वॉज एक्सट्रीमली रेगुलेटेड। कैसे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पहला पॉइंट। राजी देखो इसमें करना क्या पड़ता था, अगर आपने कोई भी चीज़ को खोलना है, कोई भी चीज़ को ओपन करना है, एक्सपैंड करना है, कोई भी न्यू चीज़ करनी है, ओल्ड चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो इसमें एक ही चीज़ आपको करनी पड़ती थी, वो क्या था, लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्री को। फिर प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अलाउड नहीं थे बहुत इंडस्ट्रीज़ में, मतलब मैक्सिमम आप इंडस्ट्री लगा के चलो 80% जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, तो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम थी। इन चीज़ों को देखते हुए हमें पता चलता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर बड़ा कम था, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी तरफ से बढ़ सकता है। फिर उन्होंने बोला था कि कुछ गुड्स तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकती। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था जिसको हमने क्या किया, अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश की पहले पॉइंट में। और ये किस हेड के अंडर आएगा, ये आएगा लिबरलाइजेशन वाले हेड के अंडर आएगा, ये आपने याद रखना है। नंबर 2 जो पॉइंट है वो आता है लिफ्टिंग दी रिस्ट्रिक्शंस। लिफ्टिंग दी रिस्ट्रिक्शंस में क्या है कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि हर एक चीज़ के लिए क्या करना पड़ता था, लाइसेंसिंग करना पड़ता था, और इसी वजह से इससे पहले वाले पीरियड को हम कहते थे लाइसेंस राज भी कई बार बोलते थे। ये चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो उन्होंने बोला कि भाई अबॉलिश करो फॉर ऑलमोस्ट, बट प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हजार्डिस केमिकल हो गए, ये वो हो गया, उनके लिए नहीं करते, लेकिन बाकी सबके लिए जो लाइसेंसिंग है वो हमें क्या कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए। तो नंबर 2 यहाँ पे आता है
ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, मतलब जो मैंने ऊपर बताया ना कि 80% किसके पास थी, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, कहते हैं डिफेंस वाली हम अपने पास रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ये इनको छोड़ के बाकी जो भी होंगी हम डीरेगुलेट करते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन है जो वो लिफ्ट करते हैं, ताकि अच्छे वे से हर एक चीज़ है जो वो ऊपर की तरफ जा सके, हर एक चीज़ बढ़ पाए। फिर हमने यहाँ पे देखा नंबर सी पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये किस हेड के अंदर है, ये लिबरलाइजेशन हेड के अंदर है, ठीक है जी। और इसमें क्या था कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ये जो वन ऑफ द मेजर एम क्या था कि रिड्यूस है जो रिड्यूस करना है हमने, किसका रोल, आरबीआई का। राजी कोई भी चीज़ करनी होती थी, कमर्शियल बैंक को, इन्वेस्टमेंट बैंक को, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन कुछ भी करना होता था, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। ऑब्वियसली वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, परमिशन लेनी बनती है, लेकिन कोई भी एक नई एंट्री भी करनी है, बड़ी एंट्री भी करनी है, तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। उस चीज़ों को देखते हुए क्या किया कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, जो रोल है वो रखो रोल आरबीआई का, लेकिन वो रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए, ना कि रेगुलेटर का रोल होना चाहिए। मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर कोई करना चाहता है तो वो फैसिलिटेट करे आरबीआई, ना कि उसके बीच में टांग अड़ाए, ठीक है। मतलब हिंदी में अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहे तो ये एक चीज़ उसका कंपोनेंट निकलता है। अब डी पॉइंट यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो पहले क्या हुआ था 1969 में, एट द टाइम के इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, शी वाज इंदिरा गांधी, तो उन्होंने क्या किया था, नेशनलाइजेशन कर दी थी। नेशनलाइजेशन का राज्य मतलब होता है जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे उनको पब्लिक बैंक बना दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस चक्र के बाद में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद में, उन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर बैंक खुलने चाहिए। और आज आपके सामने रिजल्ट है कि जो फीचर्स है, जो मतलब सर्विसेज है, वो प्राइवेट बैंक की ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू पब्लिक बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के स्टैब्लिशमेंट हुआ, लिमिट इन दी बैंक्स वाज रेज टू अराउंड 50%, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, ठीक है जी, उसको बढ़ाया गया कि बाहर वाले बैंक्स भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बैंक्स को फ्रीडम दे दी गई कि वो ब्रांचेज अपनी ओपन कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, ठीक है जी। और फिर एक जो बड़ा अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जैसे कि मर्चेंट बैंकर हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, पेंशन फंड हो गए, वो अब क्या था कि पहले अलाउड नहीं थे कि वो इन्वेस्ट करें, लेकिन अभी क्या किया, हमने अलाउ कर दिया कि दे कैन इन्वेस्ट इनटू द इंडियन मार्केट, ठीक है जी। और फिर ई पॉइंट हमारा क्या आता है, टैक्स रिफॉर्म्स। देखो वैसे भी हम कभी भी कोई कर्व पढ़ते हैं तो कर्व में हम यही देखते हैं कि जो एक टैक्स का लेवल है, जो एक टैक्स का लेवल है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, ना कि बहुत ही ज़्यादा लेवल पे होना चाहिए। तो जो टैक्स का लेवल है वो ऑप्टिमम लेवल पे, देखो अगर टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तब भी क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप टैक्स लगा रहे हो तो टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होगा, अगर बहुत कम है तो फिर ऑब्वियसली टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज ही होगा। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल पे है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो न्यूट्रल रहता है, वो उस वे में चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने रिफॉर्म्स करने हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसमें हमने देखा कि जो रेट है कॉरपोरेशन टैक्स की वो बहुत ही ज़्यादा थी पहले, उसको हमने कम किया ताकि बाहर की कंपनीज ये वो हर एक बंदा यहाँ पे आ पाए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा टैक्स है, तो टैक्स इवेजन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अब क्या करने लगी, जो टैक्स है उसको ऑप्टिमम लेवल पे लेके आना स्टार्ट किया, ताकि ना तो टैक्स इवेजन हो, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, जो बाहर वाली कंपनीज है वो भी आ पाए, वो यहाँ पे अच्छे वे से इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो टैक्स रिफॉर्म्स में ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। फिर एफ पॉइंट जो लिबरलाइजेशन हेड के अंदर आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हमने क्या किया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हमारे चल रहे थे, बीओपी क्राइसिस, मतलब हमारा, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत डिटेल में ये जो कॉन्सेप्ट है हम करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब कि जो हमारा रेवेन्यू था वो कम था और जो एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा हो रहा था, और या फिर ये लगा लो आपके बाहर की जो चीज़ें हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो वो जो क्राइसिस थे उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक कंडीशन बनाते राजे, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, डिक्रीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो इंपोर्ट है हमारा वो क्या हो रहा था, जो इंपोर्ट है वो हमारा बढ़ा हुआ था। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कुछ किया और हमने डीवैल्यू कर दी, अपनी डीवैल्यूएशन कर दी अपने रुपये की। अब डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे कंडीशन है $1 का प्राइस है 60 रुपीज़, ठीक है जी, और अगर $1 का प्राइस हो जाए, आप लगा के चलो 70 रुपीज़,
तो यहाँ पे आपको लगेगा कि अगर तो हमारी जो इकोनॉमी थी, जो हमारी कंट्री थी, उन्होंने क्या किया उस टाइम पे $1 की जो कीमत है वो 70 रुपीज़ तक की, मतलब अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू किया। उसका रीज़न क्या था? लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारी सर्विस है वो है 4200 रुपीज़ की, मतलब जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 4200 रुपीज़ में। अगर $1 की कीमत 60 रुपीज़ है तो आपको मतलब बाहर के बंदे को पे करना पड़ेगा, बाहर के बंदे को पे करना पड़ेगा 6 7 42, तो $70 पे करने पड़ेंगे, है कि नहीं? बट ऑन दी अदर हैंड सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, 4200 रुपीज़ का ही क्या है सॉफ्टवेयर है, और अगर 70 रुपीज़ है इसका, 7 6 42, तो 60 जो डॉलर्स है उसको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स जब उसको कम डॉलर पे करने पड़ेंगे, जब उसको कम डॉलर पे करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा एक्सपोर्ट है, बाहर की कंट्रीज हमारी जो चीज़ें हैं वो उसको ज़्यादा लेना पसंद करेंगी। तो दैट्स वाई हमने डीवैल्यूएशन की हमारी करेंसी की। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। इसको डिटेल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दी एडवांस इकॉनमी, ठीक है? तो जी पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या आता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसमें आपने याद रखना है ट्रेड रिलेटेड हमने क्या किया, लोकल इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने अडॉप्ट की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, नंबर 1। नंबर 2 हमने और क्या किया, यहाँ पे मतलब एक कंट्रोल रखा इंपोर्ट्स पे, ठीक है? हम इंपोर्ट कम करें और कैसे किया, हमने जो टैरिफ्स थे उसको क्या कर दिया, हाई कर दिया, ठीक है? और हमने और क्या किया ट्रेड पॉलिसी में, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो ना, हमने क्या किया था कि मैं तो इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट करूंगा, मैं तो इतनी ही क्वांटिटी एक्सपोर्ट करूंगा, वो रिस्ट्रिक्शन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। नंबर 2 रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट, टैरिफ रेट को हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। लेट्स से ये हमारी कंट्री है इंडिया, ये कोई बाहर की कंट्री है, फॉरेन कंट्री, यहाँ से मैंने कोई प्रोडक्ट मंगवाया तो यहाँ पे एक बैरियर है, मतलब यहाँ पे ड्यूटी लगेगी, यहाँ पे ड्यूटी लगेगी, टैक्स लगेगा। कोई 100 रुपीज़ की चीज़ आई बाहर से, यहाँ पे जब पहुँचती है तो उस पर मैंने 20% की ड्यूटी लगाई, तो आप लगा के चलो तो कि इसका प्राइस बन जाएगा 120 रुपीज़। तो वो कम्पिटिटिव नहीं रहती थी मार्केट में चीज़, तो वो भी हमने कम किया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, है ना, ऊपर वाली चीज़ वही सेम। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डियस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। क्लियर बात? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेन एवर यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यू कैन राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स इन योर आंसर टू फेच वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है राजे, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ओनरशिप है, लेट्स से ये कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें जो ओनरशिप है, जो ओनरशिप है राजे, वो गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप को हम कम कर दें, है ना, आपने देखा होगा कि कई इंडस्ट्रीज ऐसी थी दैट वर नॉट डूइंग गुड अंडर दी गवर्नमेंट सेक्टर, है ना, अंडर दी गवर्नमेंट ओनरशिप, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना है। तो उसके दो वेज हैं। पहली चीज़ बाय विदड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। नंबर 2 है बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और इसमें नंबर 1 पॉइंट राजे क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो पीएसयू है, हम उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं, कुछ इक्विटी पार्ट, लेट्स से 100 का 100 गवर्नमेंट के पास है, तो हम कुछ जो चीज़ है उसकी बेच देंगे किसको, प्राइवेट कंपनी को, ताकि वो अपने हिसाब से जो कंपनी है वो मैनेज कर पाए, मे बी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। पिछली बार का आप उठा के पढ़ सकते हो, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे को उठा के पढ़ सकते हो कि जब भी हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उसकी जो कंपनी किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, हमें दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ गई। फिर उसके बाद में उन्होंने नवरत्नास, कुछ भी नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म को इंक्रीज करने के लिए या एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, या कंपीट करवाने के लिए मार्केट में जो गवर्नमेंट है उसने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, मैंने आपको पहले ही बताया, पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, है ना। तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उसको नवरत्नाज डिक्लेयर किया ताकि उनको एक फीलिंग आए, ताकि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी एक मैसेज आए, दूसरा प्रोफेशनलिज्म उनमें आए। मिनी रत्ना सेम जो नवरत्ना वाली कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ग्रांट किया 97 अदर प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज रेफर टू एज मिनी रत्ना। अगर कोई प्रॉफिट बना रहे तो उसको मिनी रत्ना बनाया गया, मतलब एक सेंस ऑफ फीलिंग दी गई उनको कि हाँ यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप।
नंबर 3 राजे आता है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इस्टेब्लिश करने या लिंक आपने अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश लिंक्स। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें पता होना चाहिए थी, जो हमें पता है अब। ठीक है जी, अब और देखते हैं इसके बाद आउटसोर्सिंग क्या था। देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन होगी, ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि एक एक हम बोल सकते हैं इसको ग्लोबल विलेज। ठीक है, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब कि वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज। एक ही विलेज है पूरा का पूरा ग्लोबल, पूरा का पूरा वर्ल्ड। हाउ वी आर कनेक्टेड थ्रू दी सोशल मीडिया एटसेट्रा, बहुत चीज़ों से हम कनेक्टेड हैं। चाहे वो आप कोई भी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, उस वे में हम उसको बोल रहे हैं। तो इससे होने क्या लग गया राजे, आउटसोर्सिंग होने लगी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, लेट्स से कोई कंपनी है विच इज़ इन दी इंडिया, ये एक कंपनी है जो कि इंडिया में है। इसका जो मेजर टेक्निकल काम था, ये क्या किसको देने लगी, आउटसोर्स करने लगी। कंपनी इंडिया की है, सारा कुछ इंडिया में करेगी, लेकिन जो मेजर काम था वो आउटसोर्स करने लगी। देखिए, इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, राइट, mostly from other countries which was previously provided internally or from within the country, like legal advice हो गया, कंप्यूटर सर्विस हो गया, या एडवर्टाइजमेंट सिक्योरिटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाहर से करवाया जाने लग गया। और इन सारी चीज़ों को इंक्रीज और किस चीज़ ने किया, डब्ल्यूटीओ ने। डब्ल्यूटीओ के पहले एक चीज़ थी जिसका नाम था गाट। गाट का मतलब था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका मेन मोटिव क्या था, जो टैरिफ हमने ऊपर पढ़ा ना राजे के बैरियर्स लगे होते हैं, इन बैरियर्स को हटाना, ड्यूटी को कम करना। एफटीपी, एफटीपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जो ड्यूटीज़ है उसको नियर ज़ीरो लेके आना। नियर ज़ीरो, नियर ज़ीरो, 0% और 0 to 5% के बीच में लेके आना। हाँ, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो जो WTO एग्रीमेंट है उसमें गुड्स आए एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। ठीक है, यही हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। फिर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें होंगी तो जीडीपी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे रिफॉर्म्स भी हुए एग्रीकल्चर में। देखिए, जो रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर द ग्रोथ रेट हैज़ बीन डी एक्सिलरेटिंग। ठीक है जी, तो जो ग्रोथ रेट थी वो नीचे जा रही थी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इरिगेशन हो गया, पावर हो गया, रोड्स होगी, मार्केट लिंकेज, रिसर्च, एक्सटेंशन, इस तरह की चीज़ें जो कि एक अच्छा पार्ट भी प्ले किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। ये जो रिफॉर्म हम कर रहे थे उस टाइम पे 1991 में, उस टाइम पीरियड में मतलब हमने क्या कर दी, ये चीज़ें रिड्यूस कर दी, मतलब एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा हमारा जो ध्यान था वो कम रहा। ठीक है जी, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर, देयर हैज़ बीन शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फोकसिंग ऑन द कैश क्रॉप्स, राइट। तो ये जो चीज़ थी हमने करने की स्टार्ट की। रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर कि भी रिफॉर्म हमने करना है, चीपर इंपोर्ट रिप्लेस द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें राजे हमने ऊपर डिस्कस की। फिर ये अगेन डिसइन्वेस्टमेंट आ गया जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और नंबर 11 लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज़। और रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या है, अट्रैक्ट अगर करनी थी हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बाहर के लोग हैं जो, लेट्स से ये यूएसए है और ये हमारा यहाँ पे इंडिया है, अगर हम ये चाहते हैं कि यूएसए के लोग यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाएं या इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें अपनी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाने लगे टू द फॉरेन इन्वेस्टर विच फर्दर रिड्यूस्ड द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज़। ठीक है जी, दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, राइट। तो उन्होंने रिड्यूस कर दिया स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज़, और इस वजह से थोड़ा डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है जी, तो ये चीज़ है जो आपने इस चीज़ को प्रॉपर वे में याद रखना है। और ये थर्ड चैप्टर आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो। और ये जो इसकी PDF है, आपको वीडियो अपलोड होने के कुछ 7-8 घंटे बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, हमारा चैनल ज्वाइन करोगे, आप वो जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।